अंशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से और जानना चाहेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो सियासत तेज हो रही है अब वह सीएम पद को लेकर हो चुकी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साल 2024 के लिए रणनीतियां बनाना अभी से शुरू हो चुका है। दावा अब यहाँ पर किया गया है महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कि इस बार जो सीएम फेस होगा वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से होगा, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे दीपक से। सबसे पहले दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दीपक आप भी जानते हैं, आप भी लगातार रिपोर्ट्स यहाँ पर देते चले आ रहे हैं दर्शकों को कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गुट है अब उसमें रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उद्धव गुट के, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उनके गुट से हाल ही में दिग्गज नेता गजानन कीर्तिकर शिंदे गुट में शामिल हुए। हालांकि उनके जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर, वह उसी गुट में है आदित्य ठाकरे के साथ। संजय राउत ने उन पर हाल ही में बयान दिया था कि उन्होंने अपने पिता को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह नहीं माने हैं। और दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर बारी आ चुकी है एनसीपी की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बेहद बड़ा झटका दे दिया है। उनके बेहद भरोसेमंद नेता यानी कि दिलीप कोल्हे ने, काफी भरोसेमंद नेता बताए जाते हैं, और अब वह भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। अब बात यहाँ पर आती है शिवसेना के सांसद संजय राउत पर, जिन्होंने ये बयान दिया कि हर एक गुट में एक शिंदे होता ही है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एमवीए टूटती बिखरती हुई नजर आएगी? क्या वाकई में यहाँ पर एमवीए उस बयान पर यहाँ पर सफल होती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से दावा किया गया है कि अगला सीएम फेस, अगला सीएम जो होगा महाराष्ट्र का, वो एमवीए की तरफ से ही होगा? देखिए, जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि सीएम बदला जाएगा, बहुत जल्द बदला जाएगा, मध्य अवधि चुनाव होगा, और संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद यही करते नजर आए कि अगला सीएम जरूर महाविकास अघाड़ी सरकार से होगा। उन्होंने शिवसेना की बात नहीं करी, तो शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं झटका है, क्योंकि उद्धव की जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी फडणवीस के सामने कि एक मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो शिव सैनिक ही होगा। जैसा कि फडणवीस ने उनकी बातों को आगे बढ़ाया और शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया था, ये बात सब जानते हैं। और बाला साहब ठाकरे जब अपने समय में बड़े नेता के तौर पर थे, तो बाला साहब ठाकरे कभी भी सरकार में नहीं थे। सरकार में जितने भी मंत्री थे वो उनसे जरूर कोई सलाह लेते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो उद्धव साल 2019 से सीएम बने रहे। ये सबको लग रहा था कि उद्धव अपना पद किसी न किसी और को देंगे, शिंदे को देंगे या किसी को भी देंगे, लेकिन उन्होंने अपना पद भी नहीं छोड़ा, तो उनसे उनका पद छीन लिया गया। अब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार हैं और सुप्रिया सुले हैं, आदित्य ठाकरे, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो मौजूद हैं इस सीएम रेस की लड़ाई में, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में फडणवीस और शिंदे अब दोनों एक ही गुट में है। दोनों एक ही गुट में रहते हुए एक ही व्यक्ति वहां से सीएम हो सकता है, दूसरा डिप्टी सीएम हो सकता है, बात साफ है। राज ठाकरे की पार्टी है महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर रखा है। वो सही मायने बाला साहब के विचारों पर है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री या सरकार में नहीं आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, मेरे हाथ में होगा रिमोट कंट्रोल और मैं तमाम नेताओं को चलाऊंगा, मैं होऊंगा किंग मेकर, यानी मेरे राज में राज करेंगे यहाँ पर बड़े बड़े मुख्यमंत्री। और आज भी देखा जाए शिंदे से लेकर फडणवीस उनके घर जरूर जाते हैं, चाहे वो आए ना आए, लेकिन उनके घर जरूर जाते हैं। और ये बातें सच भी है कि राज ठाकरे ने अपनी छवि वैसी बना रखी है। देखिए दीपक, जिस तरीके से आपने यहाँ पर तमाम नाम आगे रख दिए हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बेशक एक दिन के उप मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत पवार, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी दावेदारी हो सकती है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो शरद पवार तो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, लेकिन वह अध्यक्ष एक बार फिर से नियुक्त किए जा चुके हैं। और अब यहाँ पर नाम सामने आता है एमवीए की तरफ से, उद्धव का नाम सामने आता है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई एक बार फिर से, क्योंकि इस साल जो हमने देखा, जनता ने यहाँ पर कहा था कि अब शिवसेना में हिंदुत्व नजर नहीं आता है। और नवनीत राणा ने तो ये तक कह दिया था कि सीएम हमारे प्रदेश में है भी कि नहीं है, राज्य में है भी कि नहीं, उनका पता ही नहीं होता है, वह तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की थी। अब बात यहाँ पर आती है आदित्य ठाकरे को लेकर। आपके मुताबिक क्या लगता है, रश्मि ठाकरे जो अपने बेटे को एक सीएम बनते हुए देखना चाहती हैं, क्या यहाँ पर एमवीए की तरफ से आपको वही चीज देखने को मिलेगी जैसा कि हम अभी देख रहे हैं? युवा नेता के तौर पर आदित्य ठाकरे को आगे किया जाएगा, संजय राउत तारीफ करते हुए नजर आते हैं आदित्य की, या फिर अजीत पवार को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, या फिर सुप्रिया सुले? आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या इसकी वजह से यहाँ पर अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट देखने को नहीं मिल सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 को लेकर फडणवीस और सीएम के बीच, शिंदे के बीच ये बात चर्चा थी कि सीएम चेहरा कौन होगा, तो फडणवीस ने साफ कर दिया कि शिंदे होंगे, लेकिन महाविकास अघाड़ी अभी भी
बना हुआ है ये गठबंधन, और ये गठबंधन आगे भी चलेगा, ऐसा संजय राउत और उद्धव ऐलान कर चुके हैं। शरद की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि आप चुनाव लड़ोगे। कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर अगर बात करें, बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि सुप्रिया सूले की तरफ से ये बयान दिया गया था एक समय पर कि हर एक पार्टी का समर्थक चाहता है कि उनकी पार्टी से सीएम बने। सुप्रिया सूले की पार्टी से भी चाहते थे कई सारे समर्थक कि अजीत दादा, जो अजीत दादा कहते हैं, वो सीएम बने, और कांग्रेस से भी ऐसी आवाज उठी थी, क्योंकि कांग्रेस को वो हक नहीं मिला जितना एनसीपी और शिवसेना को मिला हुआ था। बल्कि अगर देखा जाए तो अब शिवसेना यानी उद्धव की शिवसेना, जिनके पास 15 करीब विधायक हैं, उनसे तो ज्यादा ही विधायक उनके पास है, 44 संख्या उनके पास है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्टी के तौर पर जाने जा रहे हैं, तो उनसे भी डिप्टी सीएम या सीएम बन सकता है। तो रही बात बहुमत के आधार पर, यानी कि अगर 55 विधायक शिवसेना में थे तो उनमें से मुख्यमंत्री आया, 52 थे एनसीपी के पास तो उनमें से उप मुख्यमंत्री आया, कांग्रेस में थे 44 तो वहां से कैबिनेट में ज्यादा पद उनको दिए गए, ऐसी खबरें थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अब 15 बचे हैं, और 52 और 44 आंकड़ा अभी भी वही है। और जो एक दो खबरें आपने आज जानकारी दी, वो भी विधायकों के तौर पर या बड़े नेताओं के तौर पर, वो भी गौर करने वाली है। लेकिन ये संख्या बल कितना भारी पड़ेगा उद्धव पर, तो अब उद्धव आंकड़े की वजह से मात खाएंगे। वो ये नहीं कह सकते कि मेरे को ही सीएम बनना है या मेरी पार्टी से ही सीएम बने। तब तो सीना ठोक कर कह रहे थे, क्योंकि उनके पास था विधायकों का बल, सांसदों का बल। लेकिन अब ये बात बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे में अजीत पवार, और उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता, उनके नाम सामने आते हैं। एक दो नहीं, कई नेता हैं। और आदित्य ठाकरे की रही बात, तो ऐसा नहीं कि पिता के बाद बेटे को राजा बना दिया जाए। अब वो वाला खेल नहीं रहा, राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि अब राजा वही बनेगा जो हकदार है। अगर अजीत पवार अच्छा करते हैं शरद पवार के नेतृत्व में, शरद पवार वैसे तो बीमार रहता है, लेकिन शरद के नेतृत्व में अच्छा करते हैं, तो जरूर मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास 105 विधायकों का एक दल है, शिंदे के पास अच्छा खासा समर्थन है, ऊपर से निर्दलीय विधायकों का समर्थन, तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। देखिए, दीपक ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाया है कि आंकड़ों के हिसाब से आखिरकार किस नेता को आगे किया जा सकता है, जो बहुमत होगा वह किस खेमे का ज्यादा होगा। अब बात यहाँ पर करते हैं कि आखिरकार विपक्ष की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से कौन नजर आ सकता है। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा दीपक, यहाँ पर एकनाथ शिंदे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। कहीं ना कहीं यही दावा किया गया है कि बीजेपी यहाँ पर दबाव बनाती हुई नजर आएगी शिंदे गुट पर। तो आपको क्या लगता है, आगामी विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से शिंदे ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, उन सभी में जीत वह हासिल करेंगे, लेकिन अब आपको क्या लगता है, बीजेपी खेमे की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से यहाँ पर आपको कौन नजर आ सकता है सीएम फेस के तौर पर? एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस? बहुत ही कम शब्दों में आप देखिए, साफ है, शिंदे के नाम पर मोहर लगा दी गई है। ये खबरें अब तक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुख्ता कर दी गई हैं। आखिरी समय पर अगर डिसीजन बदला जाता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के नतीजे देखे जाएंगे, बीच में कुछ उपचुनाव की स्थिति बन सकती है, उनके नतीजे देखे जाएंगे, और इस बीच फडणवीस और शिंदे दोनों को स्टार प्रचारक बनाकर कुछ राज्यों में उतारा भी जाएगा, तो वहां से सियासत साफ हो जाएगी। लेकिन शिंदे को मुख्यमंत्री पद तब दिया गया जब वो बगावत करके आया, तो उस बगावत का फल था। लेकिन जब चुनाव अगर जीतते हैं, तो क्या शिंदे अपने विधायकों को चुनाव सभी जिता पाएंगे या नहीं, वो भी उनके सामने चुनौती रहेगी। अगर ऐसा करते हैं तो शिंदे के साथ जाने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि पार्टी हिंदुत्व को और तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाती है, और फडणवीस भी उसी मुद्दे पर अड़िग रहेंगे शिंदे के साथ। तो इन दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहेगी अगर चुनाव जीतते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन फिलहाल देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है, इस सियासत के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, उस वक्त यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर मैदान में किसे उतारा जाएगा, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 साल है एकनाथ शिंदे के पास, और साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने जिस तरीके से पहले से ही कह दिया है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा, तो सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आखिरकार महाराष्ट्र में अगली बार सीएम फेस किसे होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।